हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरकम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट यानी मेटलर्जी चैप्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। थ्योरेटिकल चैप्टर है, कई बारी सुनना पड़ेगा, कई बारी नोट्स को देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में सेटलमेंट होगा इसका, लेकिन हो जाएगा आसानी से, ये बात है। लॉजिकल भी है, जहाँ जहाँ पे समझने की बात आई वहाँ समझेंगे। पहले से ही लिख के रखा हुआ है क्योंकि लिखने का समय अब नहीं है, वन शॉट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हमें लेक्चर कहाँ पे मिल जाएगा? हमें dextercam.in पे जाके अध्याय और निश्चय बैच में जाके सब कुछ मिल जाएगा। निश्चय बैच में ये मेटलर्जी वाला पोर्शन पढ़ा हुआ मिल जाएगा तो वहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट हम लोग बात जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स में। जो प्रोसेस है मेटलर्जी का, क्या होता है? मेटल्स आते कहाँ से? मान लो तुम्हारे पास जो मेटल आया वो कहाँ से आया होगा? जो भी मेटल तुम यूज़ कर रहे हो डे टू डे लाइफ में, हम लोग कई सारे मेटल्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे आयरन यूज़ कर रहे हैं, या फिर सिल्वर यूज़ कर रहे हैं, गोल्ड यूज़ कर रहे हैं, प्लेटिनम यूज़ कर रहे हैं। ये सब कहाँ से आ रहे हैं? तो ये बेसिकली किसी ना किसी और से आ रहे हैं। और और से आए कैसे तुम्हारे पास तक? उसके लिए हमें एक प्रोसेस करना पड़ा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ा मेटल को। कहाँ से? और से तुम्हारे पास यूजेबल फॉर्म तक लाने के लिए इस प्रोसेस को पूरे कहते हैं हम लोग मेटलर्जी। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इन प्रॉफिटेबल मैनर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ध्यान ये रखना है कि जो प्रोसेस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? वो प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग पहाड़ तोड़ दें और निकले चुईया, ऐसा कोई फ़ायदा करने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, काम करने से ऐसा कोई फ़ायदा नहीं कि हम लोग पूरा पहाड़ तोड़ दें और नुकसान हो जाए हमारा। बिजनेस करना है आखिरी में, है ना। तो मिनरल क्या होता है? मिनरल इज अ सब्सटेंस इन विच मेटल इज प्रेजेंट इन आइदर नेटिव स्टेट और कंबाइंड स्टेट। मिनरल कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें मेटल प्रेजेंट है। किस फॉर्म में? या तो कंबाइंड स्टेट में, किसी कंपाउंड के फॉर्म में है, या फिर फ्री स्टेट में है। ये बात इस बात पे डिपेंड करेगी कि मेटल कौन सा लिया हमने। हम किस मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ मेटल्स नेटिव स्टेट में मिलते हैं और कुछ मेटल जो होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं। अब और क्या होता है? और इज द मिनरल विच फ्रॉम विच द मेटल कैन बी इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्टेड। ऐसा कोई भी मिनरल जिससे हम लोग इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कन्वीनियंटली, उसे हम कहते हैं ओर। तो यानी कि एवरी ओर इज अ मिनरल, बट एवरी मिनरल इज नॉट एन ओर। हर मिनरल क्या है? ओर नहीं है, लेकिन हर ओर एक मिनरल है। फिर बात आती है गैंग और मैट्रिक्स। ठीक, ये नॉन मेटेलिक इंप्योरिटी जो ओर में प्रेजेंट है उन्हें हम कहते हैं गैंग। ठीक, अब मेटलर्जी की बेसिक अगर हम बात करें तो मेटलर्जी तीन तरह से करी जाती है: पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और इलेक्ट्रोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी का मतलब है जिसमें हम थर्मल ट्रीटमेंट से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। हाइड्रोमेटलर्जी मतलब एक्वस केमिस्ट्री यूज़ करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब इलेक्ट्रोमेटलर्जी मतलब इलेक्ट्रोड्स का यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज़ करेंगे, ऑक्सीडाइज रिड्यूस करके मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मेटलर्जी में सबसे पहले क्या होता है, फ्लो चार्ट के हिसाब से समझते हैं। तो और हम लेंगे, जो रॉ और आएगा उसे हम क्या करेंगे? उसका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और करने के हमारे पास दो तरीके हैं, फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड्स हैं। हमारे पास क्या है? फिजिकल मेथड्स हैं और केमिकल मेथड्स हैं। जो फिजिकल मेथड्स हैं उनमें कौन कौन से हैं? ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन और फ्रोथ फ्लोटेशन। और केमिकल मेथड्स में जो हमारा आता है वो आता है लीचिंग। ठीक है, तो लीचिंग कैसा मेथड है? लीचिंग केमिकल मेथड है। ग्रेविटी, फ्रोथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन हमारे कैसे हैं? फिजिकल मेथड्स हैं। अब हमारे पास और जो आएगा इनके बाद वो कैसा आ जाएगा? कंसनट्रेटेड और आएगा। अब कंसनट्रेटेड और को इन जनरल उनके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। इन जनरल, हमेशा नहीं करते, इन जनरल ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। जनरल फ्लो चार्ट बना हुआ है। ठीक, तो जब ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो कैल्सिनेशन करें या रोस्टिंग करें। कैल्सिनेशन का पर्पस हम लोगों ने मतलब बचपन में पढ़ा हुआ। कैल्सिनेशन मतलब है कि ओर को हीट करना इन एब्सेंस ऑफ और लिमिटेड और वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और रोस्टिंग मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में करना है। तो जब और किस में कन्वर्ट हो गया? मेटल ऑक्साइड में हो गया अब कन्वर्ट। अब मेटल ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? स्मेल्टिंग करेंगे और रिडक्शन करेंगे। अब स्मेल्टिंग और रिडक्शन कैसे करते हैं? या तो कार्बन से करेंगे, एल्यूमिनियम से करेंगे, सेल्फ करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक करेंगे, हाइड्रोजन से करेंगे, या मेटल डिस्प्लेसमेंट तरीके से करेंगे। ठीक, सिंपल सी बात है। इससे हमें क्या मिलेगा? इससे मिलेगा इम्प्योर मेटल। इम्प्योर मेटल की हम करेंगे रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं: लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, क्यूपलेशन, जोन रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और एमलगमेशन। ठीक, और इससे फिर क्या बन जाएगा? प्योर
मेटल मिल जाएगा हमें। तो ये बेसिक आउटलाइन है पूरे चैप्टर की। इन जनरल हम पूरे चैप्टर में यही काम बार बार कर रहे होंगे, तो इसमें परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं और। जो और होते हैं वो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो और हैं वो कौन कौन से हमारे पास, वो हमारे पास हैं ऑक्साइड, सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, हैलाइड्स एंड सिलिकेट्स। अब और जो है वो दो फॉर्म में मिलते हैं। मैंने कहा ना कि या तो कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा या फिर नेटिव फॉर्म में मिलेगा। जब नेटिव फॉर्म में मिलता है, जो मतलब होता है नेटिव फॉर्म का मतलब होता है क्या, नेटिव फॉर्म का मतलब है क्या, फ्री स्टेट। नेटिव फॉर्म का मतलब क्या है, फ्री स्टेट में मिलेंगे। अगर फ्री स्टेट में मिलना है, जैसे कि जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं जो कम रिएक्ट करते हैं, वो किस फॉर्म में मिलेंगे, वो फ्री स्टेट में मिलेंगे। लेकिन जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो किस फॉर्म में मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे। तो जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, मरकरी, कॉपर, ये सब कैसे हैं, ये प्योर मेटल के फॉर्म में मिल जाते हैं। और इन्हें प्योर मेटल के फॉर्म में मिलने पे इन्हें हम कहते हैं नगेट्स मिल गए। ठीक, खाने वाले नगेट्स नहीं है, ये प्योर फॉर्म में मिलने वाले और हैं। ठीक, और कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे तो हमें क्या करेंगे, या तो वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रखे होंगे, या सल्फर के साथ हो रखे होंगे, या हैलाइड के साथ। ये तीन तरह के कंपाउंड हमें मिलते हैं। या तो कैसे होंगे, ऑक्सीजन के साथ, या सल्फर के साथ, या हैलाइड के साथ। मतलब या तो ऑक्साइड और मिलेंगे, या फिर सल्फाइड और मिलेंगे, या फिर हैलाइड और मिलेंगे। कुछ जो प्रोमिनेंट ओर्स हैं वो मैंने लिख रखे हैं, जिन्हें हाईलाइट कर दूंगा, उन्हें तो याद रखना एकदम कंपलसरी ही है। जैसे पहला अगर देखें, पहला होगा आयरन पायराइड्स। ठीक, आयरन पायराइड्स के बाद देखो तो तुम्हें याद करना होगा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। और तुम्हें सिडेराइट याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन सिडेराइट भी ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले ही लिखे मैंने। कॉपर के जरूरी कौन कौन से हैं, क्यूप्राइट, कॉपर पायराइट्स, कॉपर ग्लांस, मेलेकाइट और एजोराइट। ये तुम्हें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने वही लिखे, तो इन्हें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंस है। इनसे अगर तुम मेरी बात मानो सही सही तो कम से कम एक क्वेश्चन इनसे बन सकता है आसानी से। इतनी ही बात से कि ये तुम्हें पूरे मेटल्स के और पता है कि नहीं पता, कौन सा और किसका है, ये जानने से ही एक नंबर का क्वेश्चन तो, मतलब एक क्वेश्चन तो बन ही सकता है तुम्हारा। ठीक है, अब लेड क्या है, लेड के कौन कौन से और हैं, लेड के और अगर देखेंगे तो लेड के और कौन से हैं, लेड का और है गलेना। ठीक, गलेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास वाइट लेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एंग्लेसाइट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइट लेड और गलेना और PbSO4 सल्फेट हमें पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का जो प्राइम ओर है, एल्यूमिनियम का प्राइम ओर कौन है, बॉक्साइट, कोरंडम, फ्लेस्पार, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। सिलिका क्ले उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्रायोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, एलम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डायस्पोर ये भी, और माइका। तो ये इंपॉर्टेंट वाले ओर्स हैं, इन्हें ध्यान रखेंगे, बिल्कुल कतई भूलने की जरूरत इन्हें नहीं है यार, इन्हें तो ध्यान रखो ही। जिंक के तुमने और देखा है, जिंक ब्लेंडी, जिंक ब्लेंडी कौन सा होता है, दो तरह के होते हैं, स्फेलेराइट और वोर्जाइट, दोनों तरह का। ठीक, फिर जिंकाइट और कार्बोनेट और जैसे ZnCO3, और कैलामाइन मतलब ZnCO3। ठीक, और सिलिकेट। सिल्वर के जो और है, सिल्वर के और कौन से हैं, हॉर्न सिल्वर, AgCl, लूनार कास्टिक, नाम इंपॉर्टेंट है लूनार कास्टिक, बहुत ध्यान रखना। जब भी नाम में ग्लांस आ जाए तो समझ लो सल्फाइड और है। और रूबी सिल्वर यानी पायरोग्रेवाइट, इसके भी नाम ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, ये और से मेनली मैंने कुछ मेटल्स के लिख दिए हैं। अब हम मेटलर्जी की शुरुआत करते हैं। मेटलर्जी करते कैसे, इस बारे में बात करते हैं। जब मेटलर्जी हम लोग कर रहे हैं तो कॉमन स्टेप्स मेटलर्जी में कौन कौन सी होंगी भाई, हम पहाड़ तोड़ के लाए मान लो, और हमने क्या किया, सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग करेंगे। क्रशिंग और ग्राइंडिंग के काम को कहते हैं पल्वराइजेशन। क्या कहते हैं, पल्वराइजेशन कहते हैं। इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे हम जो बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं उन्हें क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, उन्हें ग्राउंडेड मटेरियल के फॉर्म में लाएंगे, क्रशर और ग्राइंडर की मदद से उन्हें तोड़ तोड़ के छोटा कर लेंगे। अब छोटे हो गए तो छोटे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हैंड पैकिंग मेथड से क्या करेंगे। हैंड पैकिंग का मतलब ये नहीं है मैनुअली हाथ से ही उठाना है, मशीन्स हैं हैंड पैकिंग करने के लिए। हैंड पैकिंग काम है, हाथ से उठाने को हैंड पैकिंग हमेशा नहीं कहते। तो हैंड पैकिंग में क्या करेंगे, सेलेक्टिव पीसेज ऑफ ओर को हम उठा लेंगे। अब उसके बाद करते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ड्रेसिंग ऑफ ओर। ठीक, तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल लाइक सैंड एंड क्ले फ्रॉम द ओर एज नोन एज कंसंट्रेशन ओर। अब भाई जो और बचा है वो या तो हैंड पैकिंग से अलग हो गया, या छोटा छोटा बचा है जो अभी जो क्ले में रह गया, मान लो सोना तुम या सोना निकाल रहे हो, अगर वो रह गया तो हाथ से ही करना पड़ेगा ना उससे। फिर तो फिर उसके हम क्या करेंगे,
इज नोन एज कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन कहते हैं इसे, ठीक। अब किस मेथड से कंसंट्रेशन करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ओर की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, और गैंग जो मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं वो किस तरह की हैं, इस बात पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो सिलेक्शन ऑफ मेटल डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंसेस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड ऑफ द मेटल्स एंड दैट ऑफ गैंग पार्टिकल्स, ठीक। मेथड कौन कौन से हैं? पहला मेथड है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन को कहते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या करते हैं कि हम लोग नीचे से ओर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऊपर से पानी चला देते हैं, ऊपर से पानी चलाते हैं और नीचे से ओर को फेंकते हैं। तो नीचे से ओर को जब फेंकते हैं तो जो हल्की चीज़ है वो क्या होगी, वो वॉश आउट होकर कहाँ पे आ जाएगी, पानी में आ जाएगी, और जो भारी होगा और वो कहाँ होगा, वो सेटल डाउन हो जाएगा इन कप्स में, ठीक है। जेट ऑफ एयर ले लें या फिर हम पानी चला दें, दोनों ही एक बात है, काम कर सकते हैं। और डेंसर पार्टिकल जो होंगे वो सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल होंगे वो गैंग के फॉर्म में वाटर में आ जाएंगे। बाकी इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसे समझ लेते हैं क्या लिखा है। दिस इज बेस्ड अपॉन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ ओर्स। ग्रेविटीज ऑफ ओर का मतलब डेंसिटी की बात करें, भारी कौन सा है, एंड द गैंग पार्टिकल्स। इन दिस प्रोसेस एन अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर इज यूज टू वॉश द पोर्ड ओर, पाउडर्ड ओर, ठीक। द लाइटर गैंग पार्टिकल्स आर वॉश्ड अवे, हेवियर वन आर लेफ्ट बिहाइंड, ठीक। इससे हम जनरली ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर को कंसंट्रेट करते हैं इस मेथड से, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग, ठीक। अब इसके बाद मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन देखो अपने नाम से काफ़ी कुछ क्लियर कर रहा है कि ऐसे ओर को हम मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करेंगे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो जैसे ओर्स ऑफ आयरन होंगे, आयरन की मेटलर्जी में कैसा होना चाहिए कि जो ओर होगा वो कैसा होगा, मैग्नेटिक होगा, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगे, जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो कैसी होंगी, नॉन मैग्नेटिक होंगी। तो हम क्या करेंगे, पाउडर्ड ओर को यहाँ से पोर करेंगे। यहाँ से पाउडर्ड ओर को डाला तो पाउडर ओर क्या करेगा, एक कन्वेयर बेल्ट पे चल रहा होगा, और इसमें क्या करते हैं, एक ड्रम टाइप की वो लगा देते हैं मैग्नेट, आधे ड्रम में अंदर साइड से एक मैग्नेट लगा देते हैं यहाँ पे, इस तरह से, ठीक। इस तरह से क्या करते हैं, मैग्नेट लगा देते हैं। तो जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो क्या हुआ, वो यहाँ गिरेगा आके, और मैग्नेटिक सब्सटेंस पीछे गिरेगा आके, ठीक। और ये कन्वेयर बेल्ट लगातार चलती रहेगी, पहिए पे आधे पे मैग्नेट लगाते हैं। और इसी तरीके से जो जंक यार्ड्स होते हैं वहाँ से जंक को भी क्लियर किया जाता है, बड़ी बड़ी मैग्नेट से ही हम क्या करते हैं, जो आयरन होता है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं और बाकी चीज़ों को अलग छोड़ देते हैं, ठीक। इन द मेटलर्जी, ये किसमें मेटल, जैसे आयरन की मेटलर्जी में तो सबको पता है कि आयरन मेटेलिक है और मैग्नेटिक है, इसे टिन के में भी यूज़ करते हैं, ठीक। जिसमें और जो होता है नॉन मैग्नेटिक होता है, और इम्प्योरिटीज़ जो वोल्फरमाइट है जैसे FeWO4 वो कैसी होती है, मैग्नेटिक। तो दोनों ही काम के लिए कर सकते हैं भाई, या तो और मैग्नेटिक हो या फिर इम्प्योरिटी मैग्नेटिक हो। तो टिन की मेटलर्जी में इम्प्योरिटी जो है वो मैग्नेटिक है और वो नॉन मैग्नेटिक है, आयरन में और मैग्नेटिक है, और जो इम्प्योरिटी है वो कैसी है, नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी इतनी आसानी से, इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक। अब कह रहा है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या करते हैं कि हम एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, बड़े से टैंक में क्या करते हैं, एक पाइप लगाते हैं बीच में, और जिसमें एयर पास कर सकते हैं, और उसमें पानी के साथ साथ भर देते हैं पाइन ऑयल, ठीक। और उसमें ओर को डाल देते हैं, और फिर उसमें एयर ब्लो करते हैं। तो जब तुम पानी में तेल डाल के बबलिंग करोगे तो क्या होगा, बबल्स बनेंगे भाई। तो ये तो करा है ना, बुलबुल बनेंगे बबल्स। उन बबल्स के साथ मुंह से नहीं करते हैं ना, उसके लिए मशीन्स होती हैं और बड़े बड़े बबल्स बनते हैं। तो जो अपना ओर है वो क्या होता है, वो फ्रोथ के फॉर्म में, झाग के फॉर्म में ऊपर आ जाता है, और जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे चली जाती हैं, ठीक। तो इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर सल्फाइड ओर। मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं, ये बात एक ध्यान रखने की है। इन दिस प्रोसेस सस्पेंशन ऑफ पाउडर्ड ओर इज मेड विद वाटर, ठीक। इट इज़ इन कलेक्टर्स, मतलब इसमें क्या, कलेक्टर कौन सा लेते हैं हम, पाइन ऑयल ले सकते हैं, या फिर हम लोग अपना टर्पेंटाइन ऑयल ले सकते हैं, या फैटी एसिड ले सकते हैं, या जेंथेट ले सकते हैं। इनहेंस नॉन wettability of the mineral particles and froth stabilizers like cresols and aniline stabilize the froth are added. The mineral particles become wet by oils while the gang particles dissolves in water. तो बेसिकली एक कोई चीज़ ऑयल में चिप गीली हो रही है और कुछ चीज़ पानी में गीली हो रही है। तो अब कलेक्टर क्या होते हैं, इसमें कलेक्टर कौन से होते हैं, these compounds absorb नहीं करा, adsorb themselves on the polar
groups of the grains of ores and thus derive them on the surface to pass into the froth. ठीक, और एक्टिवेटर क्या करता है? एक्टिवेटर दीज कंपाउंड्स कौन से होते हैं? एक्टिवेट और डिप्रेस द फ्रोथ प्रॉपर्टी ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द ओर एंड दस हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ मिनरल्स। तो ये क्या कर रहे हैं कि किसी एक से फ्रोथ बनाने देंगे, एक को फ्रोथ के साथ जाने देंगे, दूसरे को नहीं जाने देंगे। जैसे अगर हम जिंक सल्फाइड ले लें, जिंक सल्फाइड ले लें और पीबीएस ले लें, तो इसमें डिप्रेसेंट क्या होता है? वो NaCN होता है। इट सेलेक्टिवली प्रिवेंट ZnS फ्रॉम कमिंग टू द फ्रोथ बट अलाउज पीबीएस टू कम टू द फ्रोथ। अब इसमें जैसे देखो ये क्या किया, एक पानी के साथ हमने पाइन ऑयल ले लिया, देखो पानी के साथ क्या ले लिया? पानी के साथ हमने पाइन ऑयल लिया, और यहाँ पे क्या किया? पाइन ऑयल में हमने क्या किया? ऊपर से आयरन टैंक में हमने क्या, एक एजिटेटर में ला दी। एजिटेटर के साथ इसे क्या कर रहे हैं? जिसमें एयर, मतलब एयर इसमें क्या होगी? ये बबल्स जो हैं वो एयर के हैं। अगर इसे मैं बना दूं, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक ले लेता हूँ, तो ये बबल्स हैं, यहाँ पे एयर पास करने की व्यवस्था है। ठीक, और फिर इसमें बबलिंग होगी, तो बबलिंग होगी तो यहाँ पे फ्रोथ कलेक्टर पे क्या होगा? फ्रोथ कलेक्ट हो जाएगा सारा, और क्या होगा? उसी में हमारा ओर होगा। इसी में धीरे धीरे नीचे नीचे क्या होंगे? ओर के पार्टिकल्स स्टिक कर जाते हैं और वो ऊपर आ जाता है। ठीक, अब अगला मेथड है लीचिंग। लीचिंग कैसा मेथड है? लीचिंग केमिकल मेथड है। ये तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा कि ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन का सीधे फिजिकल मेथड से। अब हम बात कर रहे हैं लीचिंग की। It is a chemical method of concentration of ore, the selective dissolution of ore in strong reagent, whereas the gangue particles are undissolved and get separated. जैसे हाइड्रोमेटलर्जी इसी से करते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ें हम मिलाएंगे या केमिकल ऐसे मिलाएंगे जिससे और तो क्या हो? और तो डिसॉल्व हो, लेकिन जो गैंग पार्टिकल्स हों वो डिसॉल्व ना हो पाए। ठीक, तो लीचिंग ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट अगर हमें देखनी हो तो कैसे देखेंगे? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है Al2O3 डॉट ट्वाइस H2O। तो एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट कैसे निकालेंगे? द मेन ओर ऑफ एल्यूमिनियम इज बॉक्साइट विच इज यूजुअली कंटेन्स SiO2, आयरन ऑक्साइड एंड टाइटेनियम ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी। तो एल्यूमिना Al2O3 की रिएक्शन NaOH से कराएंगे तो क्या बन जाएगा? NaAlOH4, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम लिख दो, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। ये क्या है? सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है। Al2O3 इज लीच्ड आउट एज NaAlO2 एंड SiO2 एज सोडियम सिलिकेट। ठीक, लीविंग द इम्प्योरिटी बिहाइंड, इम्प्योरिटी को छोड़ देगा और NaAlO2 क्या होगा? जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है वो क्या होगा? वो छन के बाहर आ जाएगा। जो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, इसकी रिएक्शन CO2 से कराएंगे तो इससे क्या होगा? फिर से बॉक्साइट बन के आ जाएगा हमारे पास, और प्लस क्या होगा? NaSCO3 बन जाएगा। और इसकी हमें बॉक्साइट बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बॉक्साइट को प्रेसिपिटेट कराने के लिए हमें सीडिंग करनी पड़ती है। सीडिंग समझते हो? जैसे अभी तुमने सुना होगा कि दुबई में रेनफॉल हुआ तो उसके लिए सीडिंग करनी पड़ती है, अलग से ऊपर से आर्टिफिशियल रेन करने के लिए सीडिंग करनी पड़ती है। जैसे तुम्हें प्रेसिपिटेट का ही बनाना हो, अगर तुम आईटी पहुंचोगे जब लैब में, तो तुम क्या करोगे? सीडिंग करोगे। सीडिंग में क्या होता है? पहले से अपने पास से कुछ क्रिस्टल डाल देता है, ठीक, जिससे कि वो कोहेसिव फोर्सेस से आपस में जुड़ जाते हैं। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में जब स्टोन बनते हैं वो भी सीडिंग की वजह से ही बनते हैं। मान लो तुमने जैसे कि स्टोन है तुम्हारे, है ना, तुम्हारे नहीं मतलब किसी और के स्टोन है, जैसे मेरे है स्टोन, मान लेते हैं ऐसा, ठीक। तो स्टोन है तो वो क्या होता है, जब हम उसे वो मतलब किडनी स्टोन्स होते हैं जो क्या होते हैं, वो वॉश आउट होते रहते हैं लेकिन उनकी सीड रह जाती है। तो जब भी कैल्शियम ऑक्सीलेट मिलेगा वो उससे जाके एग्रीगेट हो जाएगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स से डोमिनेंट होते हैं, वो अपने आप आपस में खींच लेगा। ऐसे ही Al2O3 की सीडिंग कराने से थोड़ा सा Al2O3 अपने पास से डाल दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि Al2O3.H2O आसानी से प्रेसिपिटेट हुआ और उसे फिर हीट करके एल्यूमिना बना लिया। और जो सोडियम सिलिकेट है वो कहाँ रह जाएगा? सोल्यूशन में रह जाएगा, ठीक। इसी तरह से अगर हमें मतलब लीचिंग करानी हो सिल्वर और गोल्ड की, तो सिल्वर और गोल्ड के लिए ये रिएक्शन आईआईटी ने पूछी है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ऑलरेडी पूछी गई है आईआईटी में, दोबारा भी पूछी जा सकती है, ठीक। इसमें क्या करा कि मेटल की रिएक्शन किससे कराई? मेटल की रिएक्शन साइनाइड से कराई, वाटर से कराई और O2 से कराई। तो इससे क्या बन गया? मेटल साइनाइड का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक। और उस मेटल साइनाइड के कॉम्प्लेक्स से हमें मेटल ड्राइव करने के लिए क्या करा? जिंक सॉलिड से रिएक्शन करी, जिससे जिंक का कॉम्प्लेक्स बन गया और मेटल हमारे पास क्या आ गया? बाहर आ गया निकल के। तो ये केमिकल मेथड है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी बैलेंसिंग भी पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक। अब
हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो गया, कंसंट्रेट हमने कर लिया केमिकल मेथड से भी और फिजिकल मेथड से भी। अब उस कंसंट्रेटेड ओर से हमें क्या करना है, मेटल को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर। तो आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर इन्वॉल्व टू मेजर स्टेप, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड और ऑक्साइड से को रिड्यूस करके फिर मेटल में लाना। क्या करेंगे, पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और ऑक्साइड को रिड्यूस करके फिर किस में लाएंगे, मेटल में लाएंगे। अब कन्वर्जन टू ऑक्साइड, कन्वर्जन टू ऑक्साइड करने के हमारे पास दो तरीके थे, या तो कैल्सिनेशन था या रोस्टिंग था। तो पहले कैल्सिनेशन देख लेते हैं। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि ओर इज हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर टू रिमूव द वाटर एंड CO2 फ्रॉम द हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कार्बोनेट और रिस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर ऑफ दिस प्रोसेस इज बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या कर रहे हैं, इसमें जो एक्वस मतलब है हमारे पास, जो वाटर का इम्प्योरिटी है उसे रिमूव करेंगे, और अगर कार्बोनेट और है जिन्हें हीट करके किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कार्बोनेट को हीट करोगे, मेटल कार्बोनेट को हीट करोगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगी। तो CO2 रिमूव कर देंगे और मेटल कार्बोनेट को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक, मेटल कार्बोनेट को कन्वर्ट किस में कर देंगे, मेटल ऑक्साइड और CO2 में। ठीक, और टेम्परेचर कितना रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट से कम रखेंगे। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन पे क्या हो रहा है, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन मॉइस्चर वोलेटाइल इंप्योरिटीज आर रिमूव्ड देयर बाई बिकमिंग पोरस। और कैसा बन जाता है, पोरस बन जाता है। ठीक, पोरस राजा था और ये राजा नहीं, पोरस मतलब जो शुष्क हो जाए। ठीक, अब रिएक्शन क्या हो रही है इसमें, जैसे Fe2O3.XH2O ले लिया तो इसे हीट करने से क्या हुआ, एक्स पानी निकल गया। जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट से क्या बन गया, ZnO और CO2। बेसिक मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम कार्बोनेट है तो इससे क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और CO2 निकल गई। एल्यूमिनियम, हमने बॉक्साइड ले लिया, बॉक्साइड से क्या बना लिया, एल्यूमिना बना लिया। तो इनमें सब में देखो, या तो हमने पानी को उड़ाया या कार्बोनेट और को हीट करके किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड और प्लस CO2 में कन्वर्ट कर दिया। यही काम है मेनली कैल्सिनेशन का। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। अब आगे बात करते हैं रोस्टिंग की। रोस्टिंग क्या है, रोस्टिंग तो तुम लोग सब एक दूसरे की कर ही रहे हो, वाले रोस्टिंग नहीं है ये। रोस्टिंग का मतलब, रोस्टिंग तो अभी होएगी ना, अभी रिजल्ट वाले दिन होगी रोस्ट बढ़िया से। तो रोस्टिंग वाली रोस्टिंग नहीं, रोस्टिंग होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हम रिवर्बरेटरी फर्नेस में ओर को हीट करते हैं तो क्या होता है, वोलेटाइल इंप्योरिटीज जो होती है वो रिमूव हो जाती है। जैसे अगर किसी में सल्फर है तो सल्फर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड में। एस आर्सेनिक होगा तो आर्सेनिक ऑक्साइड में। फॉस्फोरस होगा तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के फॉर्म में क्या होगा, ये रिमूव हो जाएंगे। अब अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो जैसे कन्वर्जन ऑफ मेटल सल्फाइड इनटू ऑक्साइड करना हो तो जब हम उसकी रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें तो मेटल ऑक्साइड चाहिए, हमें सल्फाइड तो चाहिए नहीं। सल्फाइड और हम कहाँ से लाए थे, फ्लोटेशन से लाए थे, वहाँ से कंसनट्रेट करके लाए, यहाँ पे लिया और उसे रोस्ट किया। तो इससे क्या होगा, जब ऑक्सीजन से ट्रीट कराओगे सल्फाइड को तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, सल्फर का ही हो सकता है। Zn तो पहले से ही +2 में है, Zn तो पहले से ही +2 में है, तो किसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा सल्फर का। तो सल्फर ऑक्साइड होकर क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बन गया। Pb होगा नाम, लिथार्ज होता है, ध्यान रखना। ठीक, और मेटल सल्फाइड को हम या तो ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लें या फिर सल्फेट में कन्वर्ट कर लें, दो में कन्वर्ट कर सकते हैं। इफ ओर कंटेन्स आयरन इट इज मिक्सड विद सिलिका बिफोर हीटिंग, आयरन ऑक्साइड slag ऑफ as iron silicate and copper is produced, ठीक, in the form of copper matte which contains CuS and FeS। ठीक, ठीक है। तो अब स्लैग क्या होता है, स्मेल्टिंग देख लेते हैं, फिर स्लैग के बारे में देखते हैं कि स्मेल्टिंग क्या होती है। स्मेल्टिंग क्या है, स्मेल्टिंग में हम क्या करते हैं, द फ्लक्स इज एडेड ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग विच रिड्यूसेस द मेल्टिंग पॉइंट of the impurity to form easily fusible substance called slag। मतलब जो easily fusible impurity थी उसे हम क्या कर रहे हैं, उसे हम slag कह रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, और स्मेल्टिंग के लिए क्या करेंगे, अलग से एक कंपाउंड ऐसा डालेंगे मिक्सचर में जो ओवरऑल कंपाउंड के टेम्परेचर को क्या कर दे, कम कर दे। क्या कर दे, कम कर दे। जब कम कर देगा तो क्या होगा, उसे हम कहेंगे स्लैग फ्यूजिबल आसानी से हो जाएगा, और इसकी डेंसिटी कम होती है इसलिए इजीली सेपरेट हो जाता है। डेंसिटी कम होती है इसलिए इजीली सेपरेट हो जाता है। द सिलेक्शन ऑफ फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट। इफ द इम्प्योरिटी इज एसिडिक देन हम बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और अगर बेसिक इम्प्योरिटी है तो हम एसिडिक फ्लक्स यूज करेंगे। ठीक है,
जैसे मान लो सिलिका की इम्प्योरिटी है, तो सिलिका के लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे, सोडियम के साथ कोई कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ करेंगे जिससे वो कैल्शियम सिलिकेट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट कर जाए। ठीक, स्मेल्टिंग इज यूजुअली कैरिड आउट इन ब्लास्ट फर्नेस और रिवर्बरेटरी फर्नेस, ब्लास्ट फर्नेस या रिवर्बरेटरी फर्नेस में करेंगे। अब ये जो स्टेटमेंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लैग, ये एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं, इनका स्कोप है पूछे जाने का। क्या कह रहा है, इट शुड बी इजीली फ्यूजिबल एंड मस्ट फ्लो, जिससे उनकी डेंसिटी हो उसे अलग करा जा सके आसानी से। इट शुड हैव लेस डेंसिटी देन मेटल, हैंस इट मस्ट फ्लोट ओवर द मॉल्टन मेटल, मॉल्टन मेटल से ऊपर होना चाहिए इसे, जिससे हम टैप खोले तो मेटल मेटल नीचे आ जाए, स्लैग सारा ऊपर रह जाए। ठीक, it must be poor conductor of heat which prevent the superheating of the metal, ठीक, and most of the impurity must be soluble in slag, ठीक। the process of extracting the metal by heating it with ore with suitable reagent is called pyrometallurgy, यही थी हम लोग की पहले। पायरोमेटलर्जी में क्या कर रहे हैं कि एक्सट्रैक्टिंग मेटल कर रहे हैं, उसे हीट कर रहे हैं विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ। अब हम क्या करना है कि हमारे पास कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से मेटल ऑक्साइड्स आ गए। अब मेटल ऑक्साइड आ गए हैं तो मेटल ऑक्साइड से हमें ऑक्सीजन हटा के क्या बनाना है, उन्हें रिड्यूस करके हमें बनाना है प्योर मेटल। ठीक, तो रिडक्शन ऑफ द रोस्टेड और कैल्सिनेटेड और स्मेल्टेड ओर इज कैरिड आउट बाई वेरियस प्रोसेस। जैसे केमिकल रिडक्शन हम लोग करते हैं, जिसमें कैसे करते हैं, कार्बन रिडक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन विद हाइड्रोजन कर रहे हैं और रिडक्शन विद एल्यूमिनियम कर रहे हैं। ठीक, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जब हम केमिकल रिडक्शन कर रहे हैं तो कार्बन के साथ करेंगे या तो हाइड्रोजन के साथ करेंगे या एल्यूमिनियम के साथ करेंगे। कार्बन का मतलब है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन के साथ, कार्बन कोक के साथ। ठीक, उसके अलावा ऑटो रिडक्शन या जिसे हम सेल्फ रिडक्शन भी कहते हैं, फिर हाइड्रोमेटलर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन या अमेल्गमेशन मेथड्स। तो पहले केमिकल रिडक्शन देख लेते हैं जो सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं। केमिकल मेथड्स में कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करें तो क्या होगा। ठीक है, कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम यूज करें तो कार्बन कैन बी यूज्ड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ किसके किसके लिए, ऐसे हाईलाइट कर देता हूं, किसके किसके लिए, लेड, जिंक, कॉपर एंड टिन। ठीक, रोस्टेड ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद कार्बन, जिसे हम चारकोल कह सकते हैं, कोक कह सकते हैं या फिर कोल भी कह सकते हैं, एंड फ्यूज्ड एंड हीटेड टू ए हाई टेम्परेचर इन सुटेबल फर्नेस। हम एक सुटेबल फर्नेस में हाई टेम्परेचर्स पे हीट करते हैं और अलग अलग टेम्परेचर्स पे अलग अलग मेटल के लिए रिडक्शन होगा। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स व्हाट, मेटल प्लस CO। तो मेटल ऑक्साइड जैसे हमने ले लिया Fe2O3, Fe2O3 की रिएक्शन कार्बन से कराई तो Fe आ गया और CO आ गया। ZNO के साथ C की कराई तो CO आ गया, SNO2 की C के साथ कराई तो CO आ गया और SN आ गया, और CuO की कराई तो फिर Cu और CO आ गया। In case of zinc, which is volatile at temperature at which the reduction is being carried out, reduction cannot be done in open furnace. Open में हम नहीं कर सकते, और इस बात को मैंने important मार्क किया है भाई, तो इस बात को ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब अगला क्या कर रहा है, रिडक्शन बाय यूजिंग कार्बन कैन नॉट बी डन इन केस वेयर द मेटल फॉर्म हैज ए टेंडेंसी टू फॉर्म कार्बाइड। अब मान लो तुमने कार्बन के साथ रिड्यूस किया, मेटल बना, और जो एक्सेस कार्बन था, क्योंकि हमें तो एक्सेस में झोंकना पड़ेगा, तो जो मेटल बना अगर वो कार्बाइड फॉर्म कर सकता है तो उसकी भी मेटलर्जी हम लोग कार्बन रिडक्शन से नहीं करेंगे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन हैज मोर एफिनिटी फॉर मतलब मेटल हैज मोर एफिनिटी फॉर कार्बन एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन से ज़्यादा प्यार किससे होगा, कार्बन से होगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लें तो Fe3O4 मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट की रिएक्शन किससे करा दी, 4CO से कराई तो इससे क्या बन गया, Fe और CO2। Fe2O3 की रिएक्शन CO से कराई तो Fe और CO2। PbO की रिएक्शन CO से कराई तो PbO CO2, और CuO की CO से कराई तो Cu और CO2। तो ये आसान रिएक्शंस हैं, इनमें कोई तकलीफ किसी को नहीं आनी चाहिए। अब रिडक्शन विद हाइड्रोजन। अब ऐसे मेटल जिनका टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस करते हैं। जैसे वोल्फ्राम और मोलिब्डेनम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ करते हैं। क्योंकि और उनके साथ एक समस्या क्या होती है कि ये मेटल, मतलब जब कार्बन के साथ इन्हें ट्रीट कराते हैं तो ये कार्बाइड भी बना देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, और कार्बाइड फॉर्मेशन की वजह से इन्हें हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं। हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराने से क्या होगा कि ये वाटर बन जाएंगे और वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, तो ऐसे मोलिब्डेनम, वोल्फ्राम यानी कि टंगस्टन और इंडियम जैसे एलिमेंट्स को इनसे करता है। ठीक,
अब बात आती है रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम गोल्ड स्मिथ एल्यूमिनो प्रोसेस। अब एल्यूमिनियम के साथ हम कब करेंगे, जिसमें जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो और उन्हें हमें किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना हो, ऑक्साइड के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना हो। ठीक, तो क्या करा है, दिस प्रोसेस इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ दोज मेटल्स विच हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड आर टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड। जैसे थर्माइट ओर ले लें, अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड ऑक्साइड ओर एंड एल्यूमिनियम पाउडर। तो Cr2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम से कराई तो क्रोमियम अलग हो गया, देखो Al2O3 अलग हो गया। Mn3O4 की रिएक्शन कराई तो Mn अलग हो गया और Al2O3 अलग हो गया। ठीक, एक काम करना, इन दो रिएक्शंस में एन फैक्टर बताना क्रोमियम और Mn का। एन फैक्टर फॉर क्रोमियम एंड मैंगनीज, Cr एंड Mn। ठीक, एन फैक्टर बताना सिंपल, मैंगनीज मतलब Mn3O4 एंड Cr2O3, इन दोनों का बताना। ठीक, अब इसके बाद बात आती है सेल्फ रिडक्शन की। सेल्फ रिडक्शन का मतलब है कि ऑटो रिडक्शन हो रहा है अपने आप, अपने जैसे किसी आदमी से मिलकर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। अब ऐसा कब होगा, एम्प्लॉयड फॉर द लेस रिएक्टिव मेटल सच एज मरकरी, कॉपर, लेड। जो कम रिएक्टिव मेटल्स है उनके साथ ऐसा होगा। ड्यू टू अनस्टेबल नेचर इन द ऑक्साइड फ्रॉम फॉर्म एट हाई टेम्परेचर नो रिड्यूसिंग एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस। तो ये ध्यान रखना कि सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, कॉपर हो गया, लेड, इनके ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो ये खुद ही को रिड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि HgS की रिएक्शन HO2 से कराई तो इसने पहले HgO बनाया होगा और HgO बिल्कुल थर्मली स्टेबल नहीं होता, हीट करने पे तुरंत HgO और O2 में ब्रेक हो जाता, तो इससे SO2 बन गई। कॉपर सल्फाइड ले लें, अगर हम क्यूप्रस सल्फाइड ले लें, क्यूप्रस सल्फाइड की रिएक्शन O2 से कराई तो Cu2 और SO2 बना। जो Cu2O बना वो CuS से रिएक्शन करके Cu और SO2 बना देगा और ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रोमेटलर्जी की। हाइड्रोमेटलर्जी में क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल फ्रॉम द सॉल्ट सोल्यूशन, उसे हम कहते हैं हाइड्रोमेटलर्जी, जिसे तुम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के नाम से जानते हो। फर्स्ट, द कंसंट्रेटेड ओर इज डिस्प्लेस्ड डिसॉल्व इन स्ट्रॉन्ग रेजेंट एंड रिमूव इंसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स। जो इंसॉल्युबल इंप्योरिटी थी पहले उन्हें हमने क्या किया, हटा दिया। नाउ द मेटल इज प्रेसिपिटेटेड बाई एडिंग सम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। जैसे हमने Ag2S को हमने किसी NaCN के साथ ट्रीट करा के पहले कॉम्प्लेक्स बना लिया और फिर जिंक के साथ कराया, जो लीचिंग में करा रहे थे। यही तो थी लीचिंग वाली रिएक्शन, यही तो लीचिंग वाली थी ना यार रिएक्शन, याद आ रहा है? तो ये लीचिंग वाली रिएक्शन है। ठीक है, ठीक। अब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी होगी। इलेक्ट्रोमेटलर्जी जैसे जब बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होंगे तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस ही करनी पड़ेगी, क्योंकि पानी में उन्हें डाल नहीं सकते और कोई तरीका नहीं है। तो उनके लिए क्या करेंगे, एम्प्लॉयड फॉर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सच एज सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। नोट्स हाथ में लेके पढ़ना भाई, तभी मजा आएगा, ऐसे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। These metals are extracted by the electrolytes of their oxides, hydroxides, chloride and fused state। ठीक, इन फ्यूज स्टेट, जैसे कि अगर हमें NaCl को Na को एक्सट्रैक्ट करना हो तो NaCl फ्यूज लेंगे, फिर हम कैथोड और एनोड पे क्या करेंगे, Na को ऑक्सीडाइज और कैथोड पे क्या करेंगे, Na को रिड्यूस कर देंगे और एनोड पे क्लोरीन को क्या करेंगे, क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करके Cl2 बना देंगे। ठीक है। Aluminium is obtained by electrolysis of electrolyte which consists of a mixture of alumina, cryolite and इसे कहते हैं क्या, CF2 को कहते हैं। CF2 का नाम बताओ भाई क्या होता है, फ्लोराइड, है ना। तो फ्लोराइड के साथ कराते हैं, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस है। और एल्यूमिनियम का के साथ दिक्कत ये होती है कि एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा, मतलब 900 होता है, और एल्यूमिना का होता है कितना, 1300 के लगभग। तो उसे क्या करते हैं, फ्यूजन मिक्सचर लेते हैं, जिससे कि वो क्या हो, आसानी से उसकी इलेक्ट्रोलिसिस हो पाए। एमलगमेशन मेथड कौन से लेंगे, एमलगमेशन मेथड हम उनके लिए यूज़ करेंगे जो नोबल मेटल्स हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, तो उन्हें क्या करेंगे, उन्हें नेटिव फॉर्म में और मिल रहा है तो उसके पाउडर और को हम क्या करेंगे, मरकरी में डालेंगे और मरकरी के साथ मेटल क्या बना लेगा, अमलगम बना लेगा, और उन्हें डिस्टिलेशन टेक्निक से हम लोग क्या करेंगे, रिकवर कर लेंगे। ठीक, अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी। इसमें कई लोगों को तकलीफ हो सकती है और होती ही है, लेकिन बहुत ही आसान बात है। ठीक,
हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस के स्पॉन्टेनियस होने के लिए हम क्या चेक करेंगे, डेल्टा जी को चेक करेंगे, डेल्टा जी विच इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और जिसे नेगेटिव होना चाहिए, और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के होना चाहिए। ठीक, एज वी नो दैट ड्यूरिंग reduction the oxide of a metal decomposes and the reducing agent takes away the oxygen. The role of reducing agent is to provide delta G value negative overall वैल्यू को नेगेटिव करना ही काम है। अब जैसे जो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है वो क्या हो रहा है, एम एक्स ओ, कोई भी एम एक्स ओ टाइप का कोई सॉलिड है जो कार्बन से रिएक्शन करके एम सॉलिड बना रहा है, या वो CO2 से करेगा, या फिर कार्बन हाफ से करके CO2 बनाएगा, या फिर CO बनाएगा, दो काम कर सकता है। ठीक, तो अब इन तीन रिएक्शंस को हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, इन तीन रिएक्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं एलिंगम डायग्राम से। ठीक, एलिंगम डायग्राम क्या है, एलिंगम डायग्राम बेसिकली टेम्परेचर वर्सेस डेल्टा जी नॉट के बीच का एक ग्राफ है, जो अलग अलग टेम्परेचर पे हमें लाइंस खींची गई हैं उन्हें बता रहा है। जैसे अगर हम इस वाली लाइन को देखें तो ये वाली लाइन C+O2 गिव CO है, ये वाली लाइन C+O2 गिव CO है। ठीक है, और एक और लाइन होगी CO वाली, हाँ ये रही ना, CO+O2 इज CO2 है। ठीक, वो ये वाली लाइन है। ठीक है, और ये वाली, सॉरी ये वाली। ठीक, अब हमें ये चेक करना है कि कोई भी मेटल के लिए कौन से मेथड से इसे रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो हमने मान लो हमने एक मेटल ले लिया, एग्जांपल ऑफ Al2O3 ले लेते हैं। Al2O3 को अगर हम देखें तो Al2O3 के हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, Al2O3 को हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे देखा, तो 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे Al2O3 वाली रिएक्शन के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू थी वो लगभग 750 किलोजूल पर मोल थी। ठीक, 750 किलोजूल पर मोल थी, अप्रॉक्सीमेट मान लेते हैं, थोड़ा बहुत आसपास मानने में कोई बुराई नहीं है। रिएक्शन लिख ली 4y3 Al+O2 गिव्स ट्वाइस Al2O3, डेल्टा G1 हमें पता है, और हमने मान लिया कि हमने इसे C+O2 गिव्स CO से रिड्यूस कराना है। तो रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें ये पता करना है। बात ध्यान से सुनना मेरी, कि हमें ये पता करना है कि 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होकर क्या Al2O3 को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ठीक, हमें ये करना है। इतनी बात समझ में आई? अगर ये समझ में आ गई तो रिएक्शन देखो भाई, हमने क्या लिखा कि Al2O3 और कार्बन की रिएक्शन लिख ली, और कार्बन के लिए जब हमने 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पे बी पॉइंट चेक किया तो ये लगभग 550 मान लेते हैं कैलकुलेशन इजी रखने के लिए। ये दो रिएक्शन हो गई। हमें ओवरऑल रिएक्शन क्या चाहिए कि Al2O3 कार्बन के साथ रिड्यूस होकर एल्यूमिनियम बना दे और CO बना दे, यही तो चाहते हैं हम लोग। तो हमने क्या किया कि हमें डेल्टा जी अगर हम ओवरऑल रिएक्शन का चेक करें तो बेसिकली ये 2 रिएक्शन को वैसे ही रखें और 1 को पलट के लिख दें, तो डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 कर दिया। तो इसकी वैल्यू जो आ गई वो कैसी आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई, यानी कि इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, और किसी हायर टेम्परेचर पे जाके यही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। कैसे, जब ये वाला कर्व देखो ये नीचे आ गया, ये पहुंच गया 750 पे, और Al2O3 वाली लाइन पहुंच गई 600 पे। ठीक, तो ये उस टाइम पे कैसा हो जाएगा, उसी टाइम पे ये कर्व डेल्टा लेस देन 0 हो जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस किया जा सकता है, ये हम जानते हैं। एलिंगम डायग्राम का इतना ही यूज करना है। ठीक, रिएक्शन लिख के देख लेना, ज़्यादा याद रखने से बेहतर है कि डेल्टा जी को लिखा जाए। अब बात करते हैं रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल। रिफाइनिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल में क्या करेंगे कि मेटल को हमने क्या किया, अब हमने रिडक्शन मेटल का करा दिया है, और इम्प्योरिटीज जो थी वो अभी जो बची हुई इंप्योरिटीज हैं वो कौन सी हैं, सिलिका है, फॉस्फोरस है, स्लैग है, ऑक्साइड है, और अदर मेटल्स हैं। ये इस टाइप की इंप्योरिटीज हमारे पास हैं। रिमूव ऑल द इम्प्योरिटीज टू गेट प्योर मेटल इज कॉल्ड रिफाइनिंग। हमें सारी मतलब जो इम्प्योरिटीज हैं उन्हें हटा के जो मेटल को प्राप्त करना है, जो मेटल हमें प्योर ऑब्टेन करना है, उसे हम कहते हैं क्या, रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ रिफाइनिंग आर एज अंडर। ठीक, कौन कौन से हैं, जैसा पहला प्रोसेस है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स विच इटसेल्फ इज रीडली फ्यूजिबल। वो खुद कैसा होना चाहिए, बहुत जल्दी फ्यूज हो जाना चाहिए, उसी का हम लिक्वेशन कर सकते हैं। ठीक, बट इम्प्योरिटीज आर इनफ्यूजिबल, इम्प्योरिटीज को फ्यूज नहीं होना चाहिए। इट इज एम्प्लॉयड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स लाइक, कौन कौन से मेटल्स के लिए यूज होगा, लेड, मरकरी,
टिन और बिस्मथ के लिए। तो हमें इक्वेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मेटल कैसा होना चाहिए, जो ओर है, जो मेटल है वो कैसा होना चाहिए, फ्यूजिबल होना चाहिए, और इम्प्योरिटी जो है वो इनफ्यूजिबल होनी चाहिए। ठीक। दूसरा तरीका है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, दिस इज यूज्ड टू प्यूरिफाई दोज मेटल्स व्हिच देमसेल्व्स आर वोलेटाइल एंड द इम्प्योरिटीज ऑफ देम आर नॉन वोलेटाइल एंड वाइस वर्सा। या तो मेटल वोलेटाइल हो या फिर नॉन मेटल वोलेटाइल हो, कोई मतलब मेटल वोलेटाइल हो या फिर इम्प्योरिटीज वोलेटाइल हो, कोई एक चीज वोलेटाइल हो, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो हम लोगों ने प्यूरिफिकेशन टेक्निक में पढ़ा था वही एनसीईआरटी में बना हुआ, उसी से हम इसे देख लेंगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऐसे मेटल जैसे जिंक, कैडमियम और मरकरी, उन्हें हम किस प्रोसेस से करते हैं, हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उन्हें प्योरीफाई करते हैं। तीसरा तरीका है ऑक्सीडेशन। ठीक। ऑक्सीडेशन हम सबका नहीं कर सकते, तो ये सेलेक्टिव मेथड है। ठीक। यूज फॉर द मेटल्स हुज metals in which the impurities have greater tendency to oxidize than the metal itself। मतलब ऐसी मेटल्स का हम मेटलर्जी प्योरीफाई करेंगे जिसमें ऑक्सीजन डालने से मेटल की जगह, क्योंकि अगर मेटल ने ऑक्सीजन ले ली तो फिर से मेटल ऑक्साइड बन जाएगा, तो वहीं फिर हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे ना यार, जहां से लौट के वहीं पहुंच जाएंगे, तो हम वहां पे नहीं पहुंचना चाहते। तो हम क्या करेंगे, ऐसे मेटल्स चूज करेंगे जिनमें इम्प्योरिटीज जो हो वो ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्ट करे और मेटल रिएक्ट ना करे। ठीक। इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड स्किम्ड ऑफ एंड फ्रॉम द मेटल, उन्हें उड़ा देते हैं मेटल से। वेरियस ऑक्सीडेशन प्रोसेस आर यूज फॉर डिफरेंट मेटल्स बी आर डिफरेंट नेम्स, जैसे इसे हम पोलिंग कहते हैं, अलग अलग लोगों को पोलिंग, पडिंग, बेस्मराइजेशन या क्यूपलेशन, अलग अलग तरीके, अलग अलग ऑक्सीडेशन मेथड के। जैसे अगर हम क्यूपलेशन देख लेते हैं, क्यूपलेशन में क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए क्यूपलेशन देख रहे हैं। क्यूपलेशन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस एन इम्प्योर सैंपल ऑफ मेटल, कौन कौन से मेटल ले रहे हैं, सिल्वर, पीबी इन एजी इज फ्यूज्ड विद बोन एश क्रूसिबल। ठीक। ऑन द हेराथ फर्नेस of the furnace in the blast air, the impurity of PB present is oxidized and blown away with air. Some PBO is absorbed by the cupel, मतलब जो क्रूसिबल है, बोन एश की क्रूसिबल है, वो एब्जॉर्ब कर ले रही है और कुछ जो PBO है वो उड़ गया। ठीक। इसके बाद दूसरा तरीका क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम कैसे कहेंगे, इम्प्लॉयड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, जिंक, टिन, lead, chromium and nickel. Impure metal is made as anode and thin metal sheet is kept as cathode. The electrolysis comprising of with solution of salt of the metal। ठीक है, बिल्कुल जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग जो कर रहे थे वही करेंगे कि इम्प्योर हम क्या ले लेंगे, इम्प्योर हम ले लेंगे क्या, एनोड जो ऑक्सीडाइज होगा, और कैथोड पे क्या ले लेंगे, प्योर, तो जिस पे धीरे धीरे करके डिपॉजिट हो जाएगा। ऑन पासिंग करंट द प्योर मेटल फ्रॉम द एनोड डिजॉल्व, pure metal from the anode dissolve and deposited on cathode। ठीक। the soluble impurities goes into the solution while the insoluble impurities settle down themselves below the anode as anode mud। तो anode mud क्या है, जो impurities इलेक्ट्रोलिसिस के बाद बच गई हैं, एनोड पे ही सेटल हो गई हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं। फिर इसके बाद बात आती है वैन एरकल प्रोसेस की। वैन एरकल प्रोसेस क्या है कि वैन एरकल प्रोसेस हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें बहुत प्योर फॉर्म में स्मॉल क्वांटिटी में मेटल चाहिए, जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होता है। इन दिस मेथड द मेटल इज कन्वर्टेड इनटू अ वोलेटाइल सब्सटेंस कंपाउंड लाइक आयोडाइड्स एंड द इम्प्योरिटीज आर नॉट अफेक्टेड ड्यूरिंग द कंपाउंड फॉर्मेशन। द कंपाउंड दस ऑब्टेन्ड इज डिकम्पोज्ड टू गेट the pure form of metal employed for the purification of metals like titanium and zirconium। तो टाइटेनियम की आयोडीन से रिएक्शन करा के TiCl4 बनाया और TiI4 को हीट करके टाइटेनियम और आयोडीन को अलग अलग कर दिया। अब इसके बाद बात आती है जोन रिफाइनिंग की। जोन रिफाइनिंग क्या होता है, एक एक शब्द करके सबको पढ़ते जा रहे हैं, फिर मेटलर्जी के लिए फ्लो चार्ट्स हैं, उन्हें देख लेंगे हम लोग, है ना। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है, employed for the metal which require very high purity like semiconductors। ठीक। this method is based upon the principle that the impure metal on solidification will deposit crystals of pure metal and impurities will remain behind the molten part of the metal। ठीक। मतलब अगर हम क्या करें कि इम्प्योर मेटल को हम सॉलिडिफिकेशन पे भेजें तो प्योर मेटल के फॉर्म में केवल मेटल ही सॉलिडिफाई हो पाएगा और इम्प्योरिटी पीछे रह जाएंगी, मॉल्टन पार्ट में रह जाएंगी। यूज टू प्यूरिफाई एलिमेंट सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो जैसे अगर हम ये मूविंग फर्नेस ले लें, इम्प्योर मेटल लिया और इसमें मॉल्टन जोन ले लिया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि इधर प्योर मेटल आता जाएगा और इम्प्योर पीछे छूटता जाएगा। ठीक।
फिर इसके बाद है अमलगमेशन प्रोसेस। अमलगमेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, नोबल मेटल लेंगे जैसे सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इन्हें हम फाइनली पाउडर्ड स्टेट में लेंगे एंड मिक्स विद वाटर टू फॉर्म स्लरी। स्लरी इज देन फ्लोन ओवर कॉपर एंड ब्रास प्लेट कोटेड विद मरकरी अरेंज्ड इन स्लैंटिंग पोजीशन। ठीक, द मेटल पार्टिकल्स फॉर्मिंग अमलगम, जो अमलगम बना रहे हैं विद Hg आर रिटेन्ड ऑन दीज प्लेट्स। द अमलगम इज स्क्रैप्ड ऑफ and then distilled with in iron retort where Hg distillate over leaving free metal। तो और को Hg से किया जिसमें अमलगम डिस्टिल्ड हो गया, फिर Hg को उड़ा दिया और केवल क्या बच गया, मेटल बच गया। ये मॉन्ड प्रोसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ड प्रोसेस क्या होता है, निकल इज प्यूरिफाइड बाय यूजिंग CO गैस। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ निकल टेट्रा कार्बोनाइल। तो निकल की इम्प्योर निकल की रिएक्शन 4CO से करा के निकल CO4 बनाया, जैसे हीट किया 470 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो जिससे प्योर निकल और CO बन गया। ठीक, अब एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट। अब हम एक एक मेटल का एक्सट्रैक्शन अलग अलग पढ़ लेंगे और यहाँ से मेटलर्जी के किनारे पे हम लोग पहुँच जाएंगे। तो अगले 15-20 मिनट में कहानी सारी खत्म हो जाएगी। ठीक, तो 1 घंटे में हम लोग लगभग ख़त्म कर लेंगे। तो पूरा देख लो यार, क्योंकि इनसे सवाल ज़्यादा बनेगा। ऊपर वाले प्रोसेस से थ्योरेटिकल क्वेश्चन और जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से रिएक्शन से बनेंगे। ऐसे पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, स्पीड चैन 2x पे देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में क्या करेंगे, बेयर्स मेथड क्या है, इट इज़ यूज फॉर द मेजर इम्प्योरिटीज इज ऑफ Fe2O3। Fe2O3 की इम्प्योरिटी होती है जब, तो हम किसे यूज़ करते हैं, बेयर प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो ओर को रोस्ट करते हैं और क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं फेरिक ऑक्साइड टू, जो फेरिक ऑक्साइड है उसे फेरस ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड को फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। Al2O3 की रिएक्शन NaOH और वाटर से कराएंगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट हो जाएगा और जो Fe2O3 वो अनडिजॉल्व फॉर्म में रह जाएगा। AlOH होल ट्वाइस में क्या होगा, AlOH होल थ्राइस प्रेसिपिटेट हो जाएगा, मतलब हीट कर देंगे तो NaOH अलग हो जाएगा और AlOH होल थ्राइस वाइट प्रेसिपिटेट या जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा और उसे हीट करने पे Al2O3 और वाटर मिलेगा। हॉल्स मेथड में क्या होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द मेजर इम्प्योरिटी ऑफ सिलिका एंड Fe2O3 बोथ आर प्रेजेंट। ठीक, क्रूड बॉक्साइट एट 1100 डिग्री सेंटीग्रेड रिएक्ट्स विद Na2CO3 एंड लिटिल CaCO3। तो Al2O3 की रिएक्शन किससे कराई, Na2CO3 से कराई, तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया और CO2 इसमें क्या हुई, निकल गई। तो इसमें सिलिका और Fe2O3 दोनों की इम्प्योरिटी है। ठीक, तो Fe2O3 की रिएक्शन Na2CO3 से कराई तो NaFeO2 बन गया और CO2 निकली। सिलिका Na2CO3 से रिएक्शन करके Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट या फिर कैल्शियम सिलिकेट बना देगा और CO2 निकल जाएगी। अब जो सोडियम एल्यूमिनेट मेटा एल्यूमिनेट बना था वो वाटर और CO2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, फिर से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से फिर से हम एल्यूमिना निकाल लेंगे। ठीक, फिर सरपेक्स मेथड है। सरपेक्स मेथड तब यूज करते हैं जब केवल सिलिका की मेजर इंप्योरिटी होती है और सिलिका की मेजर इंप्योरिटी होने की वजह से इसे हम कहते हैं व्हाइट बॉक्साइड और ऊपर वालों को कहते हैं रेड बॉक्साइड, क्योंकि उसमें Fe2O3 की भी इंप्योरिटी होती है। तो Al2O3 को कार्बन और नाइट्रोजन के साथ ट्रीट करा के एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनाते हैं और एल्यूमिनियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस जब करेंगे, एल्यूमिनियम नाइट्राइड की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनिया बनेगी। सिलिकॉन ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करके CO2 और सिलिकॉन बना देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हीट करेंगे तो Al2O3 फिर से बन जाएगा। अब जो Al2O3 बन गया उसका हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करेंगे, आयरन टैंक लेंगे लिंक्ड विद कार्बन ब्रिक्स और एनोड पे ले लेंगे क्या, कार्बन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हॉल हेरोल्ड प्रोसेस करेंगे। हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि मोल्टन Al2O3 जो हमें इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, मोल्टन Al2O3 5% NaAlF3 और CaF2 और साथ में AlF3 ले लेते हैं। O2 इज लिबरेटेड एट एनोड एंड एल्यूमिनियम इज कलेक्टेड एट द बॉटम। तो ये फिगर है, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे मोल्टन हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक, और कॉपर के साथ क्लैम्प कर दिया, इन्हें इलेक्ट्रिक इंसुलेशन किया, इसका आयरन पॉट ले लिया और यहाँ से मोल्टन एल्यूमिनियम को हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास करके निकाल लिया। रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पे एल्यूमिनियम डिपॉजिट हो रहा है और एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की। हुप्स प्रोसेस 3 लेयर प्रोसेस से कहते हैं, जिसमें कार्बन का इलेक्ट्रोड है, आयरन टैंक जो है वो कार्बन ब्रिक का बना हुआ एनोड का काम कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट फिर से Na3AlF6 और CaF2 का मिक्सचर लेते हैं। तो क्या हुआ, प्योर कैथोड हमने ले लिया और इम्प्योर एल्यूमिनियम यहाँ से डाला, एल्यूमिनियम डाला और यहाँ पे मतलब जो एनोड है वो किसका है, कॉपर
एल्यूमिनियम सिलिकॉन एलॉय का एनोड है, और ठीक आयरन का सेल है हमारे पास, और कार्बन लाइनिंग कर रखी है, और इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो फ्यूजन मिक्सचर डाला वो हमने क्या डाला, Na3Al(F6) डाला। तो इससे हमारा क्या होगा, धीरे धीरे प्योर फॉर्म में हमें एल्यूमिनियम मिलने लगेगा। कहाँ पे, कैथोड में, और इम्प्योर हमने डाला था, इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो प्योर फॉर्म में कैथोड पे एल्यूमिनियम क्या होगा, मिलने लगेगा। इसमें 3 लेयर होती है। 3 लेयर क्या होती है, जो बॉटम लेयर होती है उसमें एल्यूमिनियम कंसिस्ट ऑफ कॉपर सिलिकॉन इन द मॉल्टन स्टेट। मिड लेयर में क्या होता है, मॉल्टन मिक्सचर ऑफ फ्लोराइड्स ऑफ Na, Bal एंड Al2O3, और प्योर एल्यूमिनियम जो है वो टॉप लेयर में मिलता है, जिसे हम प्योर एल्यूमिनियम कहते हैं। ऑन पासिंग द करंट, एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड एट कैथोड फ्रॉम द मिडिल लेयर एंड द इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम द बॉटम लेयर मूव्स इन द मिडिल लेयर। मतलब ऊपर क्या हुआ, मिडिल लेयर से कहाँ गया, ऊपर गया, और नीचे वाली लेयर से फिर कहाँ गया, मिडिल वाली लेयर में। इस तरह से लगातार चलता रहता। अब अगर हमें फ्लो चार्ट देखना है किसका, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन का, तो आयरन के लिए क्या करते हैं, आयरन की हम मेटलर्जी के लिए जो मेजर और यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, Fe2O3। कौन सा यूज़ करते हैं, Fe2O3। Fe2O3 के लिए कंसंट्रेशन हम किससे करेंगे, ग्रेविटी प्रोसेस सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। फिर इसका कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से क्या करेंगे, और में एयर पास करके मॉइस्चर CO2, SO2 और H2O3 को अलग कर देंगे। FeO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइज होगा तो Fe2O3 में हो जाएगा। ठीक, स्मेल्टिंग इन ब्लास्ट फर्नेस, जिसमें और कोक और लाइमस्टोन होता है। द रिएक्शन जो अलग अलग टेम्परेचर पे हो रही है वो ये है, कौन कौन सी, कि Fe2O3 की रिएक्शन जब 573 से 873 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रही है तो Fe बन जा रहा है, जो स्पॉन्जी आयरन है, CO2 बन रही है। CaCO3 जो है, जो बना था वो किसमें, 1273 डिग्री पे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। जो CaO बना वो SiO2 से रिएक्शन करके कैल्शियम सिलिकेट नाम का स्लैग बना देगा। CO हॉट आयरन से पास होकर C और CO2 बना देगा। कैल्शियम जो सिलिकॉन ऑक्साइड है वो कार्बन से रिएक्ट करके सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। MnO2 की जो इम्प्योरिटी थी वो क्या होगी, Mn कार्बन से रिएक्शन करके Mn बना देगा। फॉस्फोरस Pu4O10 की रिएक्शन किससे होगी, कार्बन से, तो P बन जाएगा। स्पॉन्जी आयरन कार्बन मैग्नीशियम और सिलिकॉन से मिलकर अभी कौन, मतलब इम्प्योर आयरन में कार्बन सिलिकॉन और मैग्नीज की इम्प्योरिटीज़ हैं। ठीक, और कार्बन C+O2 1873 डिग्री पे CO2 बन जाएगा और 1573 डिग्री पे CO बन जाएगा। इससे बनेगा पिग आयरन, जो हमारी इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है, और इसे रीमेल्टेड करेंगे और कूल करेंगे, जिससे हम कास्ट आयरन बनाएंगे। ठीक, ये रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है। किस में हो रही है, ब्लास्ट फर्नेस में हो रही है। ब्लास्ट फर्नेस में क्या करते हैं, डबल कप अरेंजमेंट लेते हैं। डबल कप एंड कोन अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, कप एंड कोन अरेंजमेंट का मतलब होता है कि हम कभी इससे जो अंदर हॉट गैसेस हैं फर्नेस के अंदर उन्हें नहीं निकलने देंगे। तो जब ये वाला कोन भर जाएगा तो ये वेट से नीचे गिरेगा, तो इसमें भरेगा, जब तक इसमें भरेगा, और जैसे ही इससे ये वेट से नीचे गिरेगा, मेरी बात समझने की कोशिश करना। मान लो कि पहला हमने क्या किया कि यहाँ पे ग्रेन्स भर दिए, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, फर्नेस चार्ज कर दी और कोक और लाइमस्टोन से। तो इसका वेट बढ़ेगा तो ये कप खुल जाएगा, ये कप खुलेगा तो सारा मटेरियल नीचे गिरेगा, और जैसे ही नीचे गिरेगा ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इकट्ठा होगा, क्योंकि ये कप बड़ा होगा और ये कप छोटा है। ठीक, तो कप एंड कोन व्यवस्था रहेगी जिससे कि हॉट एयर्स ना निकल पाए। ठीक, फर्नेस गैसेस कंटेनिंग 25% ऑफ CO यूज टू हीट बिकमिंग इनकमिंग एयर ब्लास्ट। ठीक, फायर ब्रिक्स हैं स्टील की, और स्टील शेल ले लिया। ठीक, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग रिएक्शन हो रही हैं। तो जब हमने फर्नेस में क्या डाला, फर्नेस में चार्ज डाला, जिसमें क्या था, और था, कोक था, लाइमस्टोन था। तो 523 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हुआ, 523 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो और था, और लूजेस मॉइस्चर एंड बिकम मोर पोरस, ज़्यादा पोरस हो गया। ठीक, और इसी पोजीशन पे रिडक्शन बिगन हुआ। रिडक्शन में क्या हुआ, Fe2O3 CO से रिएक्शन करके Fe3O4 और CO2 बना रहा है। Fe3O4 CO से रिएक्शन करके FeO और CO2 बना रहा है। ठीक, फिर और नीचे आए, टेम्परेचर बढ़ा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। 1123 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्लैग बना। स्लैग में क्या होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करके CaSiO3 का नाम का स्लैग बना देगा। ठीक, तो 1123 पे स्लैग बन गया। मेल्टिंग ऑफ स्लैग यहाँ पे हो रही, इस जोन में मेल्टिंग ऑफ स्लैग हो रही। इसमें क्या हो रहा है कि FeO जो बना वो CO से रिडक्शन करके अब Fe सॉलिड फॉर्म में आ गया। ठीक, 1423 डिग्री सेंटीग्रेड और 1673 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हुआ, कोक बर्न्स टू फॉर्म CO2 विच ऑन पासिंग थ्रू द फर्नेस थ्रू मोर हॉट कोक्स रिड्यूसेस CO। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जोन में आके जो कोक है वो फर्दर CO2 को रिड्यूस करके CO बना दे रही है। ठीक, जो भी CO2 बची थी उसे CO में कन्वर्ट कर दे रही है। और यहाँ पे जो है टेम्परेचर और बढ़ने से जो स्लैग था वो फ्यूज हो गया,
लिक्विड में आयरन आ गया और नीचे आ गया। ठीक, यहाँ से हॉट एयर ब्लास्ट हम लोग देते रहेंगे तो आयरन ऑक्साइड जो था वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके 2170 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयरन लिक्विड बन गया और CO बन गया। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मोल्टन पिग आयरन को निकाल लेंगे। अब हम पिग आयरन से हमें रॉट आयरन बनाना है। रॉट आयरन क्या करेगा, द कास्ट आयरन इज मेल्टेड ऑन हेराथ ऑन द फर्नेस बाय द हॉट एयर गैसेज एंड स्टीयर्ड विद द लॉन्ग रॉड्स। और जो फर्नेस यूज करेंगे उस टाइम पे, अब हम ब्लास्ट फर्नेस के बाद कौन सी यूज करेंगे, रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज करेंगे। द इम्प्योरिटी ऑफ द कास्ट आयरन रैपिडली ऑक्सीडाइज बाय ऑक्सीजन एंड हेमेटाइट ऑक्साइड ऑफ carbon and sulfur being volatile escape while those of Mn, Pb and Si form slag। तो कार्बन से क्या हुआ, कार्बन CO के फॉर्म में निकल गई, सिलिकॉन SiO2 के फॉर्म में, Mn MnO के फॉर्म में, जो फॉस्फोरस है वो P2O5 के फॉर्म में, और फॉस्फोरस क्योंकि एसिडिक है और Fe2O3 बेस है तो इसने एक स्लैग बना दी है Fe फेरिक फॉस्फेट। ठीक, वैराइटीज ऑफ आयरन की बात करें तो ये भी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वैराइटीज ऑफ आयरन क्या होती हैं, इन बात का ध्यान रखेंगे। वैराइटीज ऑफ आयरन में पिग आयरन और कास्ट आयरन ये मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है। 2.5 to 5% इसमें कार्बन और अदर इम्प्योरिटीज लाइक मैग्नीज, सिलिकॉन, कौन कौन सी, मैंगनीज, सिलिकॉन, फॉस्फोरस एंड सल्फर की होती हैं। ये हार्ड और ब्रिटल होता है और इसे मोल्ड नहीं किया जा सकता हैमरिंग करके, इसे कैन नॉट बी मोल्ड, इसे मोल्ड नहीं कर सकते हैमर करके, ये बात का ध्यान रखेंगे। ठीक, रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म है जिसमें 0.2 से 0.5% तक कार्बन है। ये डक्टाइल है, सॉफ्ट है और मेलेबल भी है। ठीक, स्टील में इम्प्योरिटी रॉट आयरन और पिग आयरन के बीच में होती है। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कॉपर की मेटलर्जी की। कॉपर की मेटलर्जी क्या कर रही है, कॉपर की मेटलर्जी हम करते हैं कॉपर पायराइड से CuFeS2 से, इसे क्रश करेंगे और सीव्ड करेंगे। कंसंट्रेशन हम फ्रोथ फ्लोटेशन से करेंगे। पाउडर ओर को CO2 और पाइन ऑयल में डाल के एयर के साथ करेंगे तो सल्फाइड और किस में आ जाएगा, फ्रोथ में आ जाएगा। उस फ्रोथ को हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे रिवर्बरेटरी फर्नेस में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो सल्फर SO2 में कन्वर्ट होगा, आर्सेनिक H2O3 में कन्वर्ट होगा और कॉपर पायराइड जो होगा वो कॉपर सल्फाइड SO2 और FeS में हो जाएगा। फिर इसमें सिलिका और कोक डाल के ओर को रोस्ट करेंगे, स्मेल्टिंग होगी ब्लास्ट फर्नेस में इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो FeS कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Fe और SO2 में, और FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके FeSiO3 स्लैग बना देगा। ठीक, तो जो सिलिका है वो मैट मतलब CuS और FeS के साथ मिलेगा। फिर इसे हम बेसमराइजेशन करेंगे, बेसमराइजेशन कन्वर्टर ऐसा करके एक ड्रम होता है, जैसा तुमने वो देखा होगा ना जो सीमेंट बनाने वाला ड्रम होता है, वो बेसमर कन्वर्टर वैसा ही होता है। मैंने ड्राइंग उसकी बनाई नहीं है क्योंकि ज़रूरत नहीं है, NCERT में भी गिवन नहीं है, और हमें रिएक्शन से ज़्यादा मतलब है कि FeS O2 के साथ रिएक्शन करके Fe और SO2 बना देगा, FeO SiO2 के साथ रिएक्शन करके स्लैग बनाएगा। जब भी देखो एसिडिक SiO2 एसिडिक है और उसके साथ जब भी बेसिक ऑक्साइड मिलेगा तो हमेशा वो स्लैग बना देगा। ठीक, तो Cu2S O2 के साथ रिएक्शन करके Cu2 और SO2 और Cu2O सेल्फ रिडक्शन करके, ऑटो रिडक्शन या सेल्फ रिडक्शन करके CuS के साथ Cu बना देता है। ठीक, इससे ब्लिस्टर कॉपर मिलता है। ब्लिस्टर कॉपर को कहते हैं फफोलेदार तांबा हिंदी में बोल दिया, फफोलेदार। ब्लिस्टर कॉपर को फफोले मतलब उसमें बबलिंग हो जाएगी, फफोलेदार बन जाएगा, और 98% प्योर कॉपर होता है। ठीक, इसकी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करेंगे। इम्प्योर पे हम क्या ले लेंगे, फिर से एनोड ले लेंगे इम्प्योर और कैथोड ले लेंगे प्योर, और इलेक्ट्रोलाइट ले लेंगे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन H2SO4 और प्योर कॉपर कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा, जिससे प्योर कॉपर मिल जाता है। कितने परसेंट, अल्ट्रा प्योर 99.6 से 99.9% प्योर हमें कॉपर मिल जाएगा। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर कैसे करेंगे, सिल्वर की मेटलर्जी करने के लिए जो और यूज़ करते हैं वो सिल्वर ग्लास अर्जेंटाइट यूज़ करते हैं या रूबी सिल्वर। रूबी सिल्वर का नाम याद रखना, Ag2S एंड Sb2H3, हॉर्न सिल्वर AgCl होता है। ठीक, प्रोसेस करेंगे क्या, साइनाइडेशन करेंगे या मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस करेंगे। तो सिल्वर ग्लास को क्या करते हैं, सिल्वर ग्लास हम फ्लोथ फ्लोटेशन करेंगे। सिल्वर ग्लास हमारा क्या है, सल्फाइड हो रहा है तो क्या करेंगे, ग्लास जब भी है तो सल्फाइड हो रहा है, फ्लोथ फ्लोटेशन करेंगे, लीचिंग करेंगे, लीचिंग से सोल्यूशन में आ जाएगा क्या, सिल्वर, और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट करके सिल्वर बना देंगे। लीचिंग में हम किससे रिएक्शन करा देंगे, इसके जिंक से रिएक्शन करा देंगे, और जिससे क्या आ जाएगा, सिल्वर हमें मिल जाएगा। रिएक्शन कौन सी होंगी, तो Ag2S की रिएक्शन NaCN से कराई तो इसे फ्यूज करके क्या बना लिया, NaAgCN ट्वाइस प्लस Na2S, और इसमें एयर से ऑक्सीडेशन करा के Na2S को क्या करा, रिएक्शन को फॉरवर्ड किया हमने, और Na2S वाटर के साथ रिएक्शन करके Na2SO4 NaOH और सल्फर बनाता है। और इस NaAgCN ट्वाइस को जिंक के साथ मैं बता रहा था अभी कि ट्रीट करके क्या बना देंगे, Ag को प्रेसिपिटेट करा लेंगे। द प्रेसिपिटेटेड सिल्वर इज सेपरेटेड
एंड प्यूरिफाइड बाय द फ्यूजन ऑफ बोरेक्स KNO3 टू गेट प्योर सिल्वर। इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे, एनोड फिर से ले लेंगे इम्प्योर Ag और प्योर ले लेंगे क्या, सिल्वर का। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लेंगे, AgNO3 और HNO3। इसी तरह से गोल्ड की भी मेटलर्जी कर लेते हैं। गोल्ड की मेटलर्जी में क्या होगा, गोल्ड हम जो मेन ओर के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि गोल्ड तो नेटिव मेटल है, मतलब नॉन रिएक्टिव मेटल है, तो नेटिव फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो गोल्ड इज मेनली फाउंड इन नेटिव स्टेट आइदर इन वेन गोल्ड और प्लेसर गोल्ड और एल्यूवियल गोल्ड। ठीक, इसमें हम क्या करेंगे, ऑरिफेरस रॉक को, ऑरिफेरस एक रॉक का नाम है जिससे गोल्ड मिलता है, उसे की हम लीचिंग करेंगे। लीचिंग से क्या बना देंगे, NaC, जैसे AgCN ट्वाइस बनाया था, फिर इसे डिस्प्लेसमेंट करके क्या ले लेंगे, सिल्वर, सॉरी सिल्वर नहीं यार, गोल्ड लेंगे। मैं यहाँ मिसराइट कर गया, यहाँ पे गोल्ड होगा, यहाँ पे गोल्ड हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे मिसराइट कर गया मैं, मेरी गलती है, गोल्ड बन गया। ठीक है, चलेगा इतना तो, कि 4Au की रिएक्शन KCN H2O2 और O2 से कराई तो K4KAuCN4 बन गया, ट्वाइस बन गया, और प्लस क्या बन गया, KOH4KOH बन गया। तो जो सॉल्युबल था, मेटल इज देन एक्सट्रैक्टेड बाय एडिंग जिंक टेस्ट, तो उससे मेटल को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट आउट कर ले जाएंगे। ठीक, इसी तरह से लेड की मेटलर्जी देख लेते हैं। लेड की मेटलर्जी में क्या होगा, लेड कैसा फ्री स्टेट में नहीं मिलता है, किस फॉर्म में मिलेगा, गलेना। अब गलेना से अगर हमें करनी है मेटलर्जी तो हम किससे करेंगे, फ्रोथ फ्लोटेशन लेंगे सबसे पहले। फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद रोस्टिंग करेंगे और पार्शियल रोस्टिंग करेंगे, तो इससे स्मेल्टिंग प्लस कार्बन रिडक्शन करेंगे या फिर सेल्फ रिडक्शन करेंगे। ठीक, इम्प्योर लेड मिल जाएगा, उसकी रिफाइनिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं, लिक्वेशन, डिसिल्वरेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस कैसा होता है कि PbS की रिएक्शन O2 से हुई और क्या बन गया, PbO बन गया। PbO की रिएक्शन PbS से हुई तो Pb बन गया और SO2 बन गया, या PbSO4 की रिएक्शन PbS से हुई तो Pb और SO2 बन गया। ये सेल्फ रिडक्शन की रिएक्शंस है। कार्बन रिडक्शन में क्या होगा, PbO प्लस C कोक के साथ अगर हम इसे रिड्यूस करेंगे तो Pb और CO बन जाएगा। द मेटल ऑब्टेन्ड बाय अबव मेथड कंटेन्स किसमें किसकी किसकी इंप्योरिटी है, इसमें सिल्वर, कॉपर, आयरन, टिन और एंटीमनी की इंप्योरिटीज है। इट इज रिफाइंड बाय आइदर लिक्वेशन, डिसिल्वरेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, और जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो PbSiF6, ये बात इंपॉर्टेंट है, और H2SiF6 की तरह से लेते हैं और उसमें थोड़ा सा जिलेटिन मिला देते हैं। ठीक, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक कैसे करते हैं, डिटेल मैंने ज़्यादा करना नहीं, इसलिए उतना ही कर रहा हूँ जितना तुम्हें एडवांस में काम आ जाए, तुम्हें बहुत मदद हो, तुम्हारे नंबर आए एडवांस में और तुम अच्छे से सेलेक्ट हो जाओ। जिंक के लिए क्या करेंगे, जिंक ब्लेंडी से करेंगे, और जिंक ब्लेंडी फिर से ZNS है तो फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, स्पेल्टिंग करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे और जिंक मिल जाएगा। रोस्टिंग में क्या होगा, ZNS किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ZNS ZNO में कन्वर्ट हो जाएगा, या ZnSO4 में हो जाएगा। तो ZnSO4 को हीट करने से फिर से ZNO बन जाता है। और जिंक कार्बोनेट अगर होगा तो उसे कार्बोनेट अगर और लिए, मतलब तुमने मान लो जिंक ब्लेंडी नहीं लिया तो ZnCO3 ले लिया, उसे हीट किया, ZNO और CO2 बन गया। स्मेल्टिंग करेंगे, ZNO प्लस C, Zn प्लस CO बन गया। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन करें, एक्सट्रैक्शन ऑफ टिन किससे करेंगे, कैसेटेराइट से करेंगे और टिन स्टोन से करेंगे, SnO2 से। तो SN टिन स्टोन से मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, और मैग्नेटिक सेपरेशन टिन स्टोन के साथ क्या था, जो मेटल था, जो और था वो नॉन मैग्नेटिक था, और इंप्योरिटीज कैसी थी, मैग्नेटिक थी। इसे फिर कैल्सिनेशन करेंगे, स्मेल्टिंग प्लस कार्बन रिडक्शन। इंप्योर टिन मिला, उसकी रिफाइनिंग किससे करेंगे, पोलिंग या लिक्वेशन से करेंगे। छोटी सी रिएक्शन से टिन की रिएक्शन कार्बन के साथ करा के क्या बना देंगे, कार्बन के साथ करा के टिन की रिएक्शन कराएंगे तो टिन और CO बन जाएगा। कैल्शियम और जो इंप्योरिटीज है कैल्शियम कार्बोनेट और वो स्लैग के फॉर्म में अलग हो जाएंगी। ठीक, NCERT में लास्ट में एक ये टेबल बनी हुई है, इसे जरा ध्यान से देख लेंगे जिससे हमारा काफ़ी काम हो जाएगा। एल्यूमिनियम का मेन और कौन सा दे रखा है, देखो इसमें मेन और दे रखा है हमारा क्या, Al2O3.XH2O या फिर क्रायोलाइट NaAlF3। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3 डिसॉल्व इन क्या होगा, मॉल्टन Na3AlF6, और फॉर एक्सट्रैक्शन ए गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। आयरन के मेजर और कौन से हैं, Fe2O3 और Fe3O4। कॉपर के मेजर और कौन कौन से हैं, ये मैंने बता रखे हैं फिर से, और ये ऊपर पहले बताए थे, लास्ट में बता रहे कि इससे ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस कितनी है। जिंक के जैसे हो गए जिंक ब्लेंडी, कैलामाइन और जिंकाइट, और इनके रिडक्शन के टेक्निक्स लिखी हुई हैं, इन्हें तुम आराम से देख लेना। और यहाँ पे मेटलर्जी जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। नोट्स का प्रिंट आउट लेना, आराम से पढ़ लेना, 2 दिन लगेंगे, मेटलर्जी 100% तैयार हो जाएगी, मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो आराम से पढ़ना, बहुत सारा पढ़ना है। अभी तुम मेहनत कर ही रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। डिले इसलिए होता क्योंकि सब लिखना पड़ता हाथ से, है ना, ठीक है। तो इसलिए आराम से पढ़ते रहो, खूब सारी मेहनत करो, और अपने जूनियर्स को यार जरूर बिना बताए छोड़ना मत, चैनल को ग्रो कराना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं ठीक है ना, चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखो अपना और खूब सारी पढ़ाई
करते रहो। ठीक है, ओके डियर।